हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। अभी तक जो हमारी प्रीवियस क्लासेज हैं उनके अंदर हमने अल्कोहल का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन की हमने बात की थी और फिर जो अल्कोहल का इंटर कन्वर्जन था वो डिस्कस किया। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की प्रिपरेशन की थी। ठीक है, तो जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो ये क्वेश्चन है जो हमारे बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका अल्कोहल वाला चैप्टर है इसके अंदर जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूरा क्वेश्चन मिलता है और हम आज की वीडियो में ही पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। कौन कौन से मेथड हैं जिनसे आप अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अल्कोहल मतलब मैं जब अल्कोहल की बात करूँगा तो मतलब है कि इथेनॉल। ठीक है, उसके अंदर नॉर्मल प्रिपरेशन होगी, फिर उसके अंदर कुछ इंडस्ट्रियल यानी कि थोड़ा जो ज़्यादा स्केल पे हम जब बात करते हैं प्रिपरेशन की, फ्रॉम मोलासेस एंड फ्रॉम स्टार्च, तो वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। ठीक है जी, तो इथेनॉल की बात करते हैं। इथेनॉल मतलब C2H5OH। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हमारा क्या होगा, सबसे पहला और सबसे सिंपल मेथड हमारा है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो जो हमारा पहला है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड से आप कैसे प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एल्काइल हैलाइड होगा RH, उसकी रिएक्शन करते हैं किसके साथ, NaOH के साथ कर सकते हैं आप रिएक्शन। तो जो आपका NaOH है, NaOH प्रोवाइड OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन एंड इट विल रिप्लेस हैलोजन। It will replace halogen. It will act as a nucleophile and attack at alkyl group. Then, what is the type of this reaction? This is nucleophilic substitution reaction. In this reaction, the OH group acts as a nucleophile and it will substitute X negative. X means halogen and it is behaving as a leaving group. So, in this reaction, जो आपकी रिएक्शन होगी इसके अंदर आपका जो X होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH से, और प्लस NaX। दैट मीन्स कि जो ये मेथड होगा इस मेथड से आप बहुत ही सिंपल तरीके से अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये तो आपका एक जनरल रिएक्शन हुई। हमें बनाना था इथाइल अल्कोहल इथेनॉल, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, उसके लिए इथाइल ब्रोमाइड ले सकते हैं, इथाइल क्लोराइड ले सकते हैं, reaction with NaOH, then it will provide C2H5OH plus NaX। ठीक, तो ये जो हमारा पहला मेथड था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का। इसके बाद यहाँ पे जो NaOH है, NaOH के प्लेस पे मैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड यानी कि AgOH भी ले सकते हैं, because it will also provide hydroxide ion OH negative and this OH negative also again act as a nucleophile। तो ये जो हमारा मेथड है ये बहुत सिंपल मेथड था फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद NaOH और AgOH या फिर KOH भी आप ले सकते हैं, तो उससे आपकी जो रिएक्शन होगी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जिससे इथाइल अल्कोहल हमें मिलता है। इसके बाद जो हमारा सेकंड मेथड होगा, सेकंड मेथड क्या होगा जी, फ्रॉम
एल्डिहाइड, बहुत सारे कंपाउंड हैं, कीटोन, एसिड, या हम इसके लिए बोल सकते हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे उन सब से मोस्ट ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड ऑन रिडक्शन कैन गिव एल्कोहल। तो जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड आपके होंगे उनसे हम एल्कोहल बना सकते हैं उनका रिडक्शन करके। और रिडक्शन के लिए जो सबसे कॉमन और सबसे स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है आपका LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इट विल प्रोवाइड H नेगेटिव हाइड्राइड आयन, ठीक है ना। और वो जो हाइड्राइड आयन है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिडक्शन के लिए। तो आइए बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर या फिर आपका एमाइड या एसिटिल क्लोराइड, उन सब से आप कैसे एल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसके लिए हमारा जो रिएजेंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा LiAlH4, ठीक है ना। इसको भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम और भी रिएजेंट काफ़ी सारे हो जाएंगे जो इसके डेरिवेटिव होंगे, या फिर किसी किसी केस में हम NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट का भी हम यूज कर सकते हैं। तो जी देखते हैं यहाँ पे, अब सपोज करो कि अगर हमारा किसी भी कंपाउंड के अंदर दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, अगर ये कार्बोनिल ग्रुप LiAlH4 के साथ रिएक्ट करता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये LiAlH4 है एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है, बट अगर वो 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास हो जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और Li, इसको पहले लिखते हैं Li प्लस, इस नेगेटिव चार्ज को हम इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ऊपर भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये तो एक आयनिक इंट्रैक्शन है, बट यहाँ से जब ये H निकलता है तो ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकलता है। और इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलने का मतलब क्या है कि ये H नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा। और H नेगेटिव एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। और वो H नेगेटिव यानी कि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इसका काम केवल इतना है कि ये H नेगेटिव प्रोवाइड कराता है। और वो H नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव वाला है, और जितने भी ये ग्रुप एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड, एसिटाइल क्लोराइड, जितने भी ग्रुप होंगे उन सब के अंदर जो CO ग्रुप है, CO ग्रुप के कार्बन के पास होता है पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव। देन जो आपका ये हाइड्राइड आयन होगा, हाइड्राइड आयन विल अटैक एट कार्बन, जिससे क्या होगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से जो रिएक्शन आपकी होगी वो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, O माइनस, यहाँ पे आपका आ जाएगा H, इधर यहाँ पे जो भी आपके ग्रुप लगे हों वो यहीं रहेंगे, ठीक है। अब जो ये नेगेटिव है, नेगेटिव के पास यहाँ पे क्या था, AlH4, वो निकल गया था यहाँ से, क्या H नेगेटिव निकल गया था, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे AlH3, ठीक है। इंट्रैक्शन रहेगा क्योंकि AlH3 ये काम करता है किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह, यानी कि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो ये इंट्रैक्शन रहेगा। अब इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसका वर्कअप H प्लस H2O, वर्कअप से क्या हो जाएगा, ये जो इसका चार्ज होगा ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और ये जो आपका O नेगेटिव है ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, एल्कोहल की फॉर्म में। इधर कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से हो जाएगा आपका RCR, इधर H और यहाँ पे OH। तो यानी कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होंगे उन सब के अंदर कुछ इस तरह से आपका जो है वो रिडक्शन हो जाएगा। अब इसके अलावा इसके अंदर कुछ और कंडीशन भी थी। ये तो आपका हुआ कि अगर यहाँ पे आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप के अंदर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होंगे, क्योंकि अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, कीटोन, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कीटोन। अगर यहाँ पे R के प्लेस पे H है तो क्या हो जाएगा, वो एल्डिहाइड। तो अब हम बात करते हैं, ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है कि किस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन होगा। बात करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे रिएक्शन होगी।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड, ठीक है जी। देखते हैं एल्डिहाइड से कैसे रिएक्शन होगी। एल्डिहाइड जो होगा आपका RCOH, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप व्हेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये कभी भी वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आया देन इट विल कॉज फायर। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे आग लग जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए ईथर सोलवेंट का यूज करते हैं, ठीक है ना। ईथर सोलवेंट क्या होगा, इसको वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो H नेगेटिव था आपका वो क्या करेगा, इस CO ग्रुप को, COH, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। तो जो H नेगेटिव होगा वो कुछ इस तरह से रिएक्शन करेगा, यहाँ पे ये इसके पास जाएगा, ये आगे जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये RC, इसके पास एक H ऑलरेडी था, एक H ही आपका अटैच हुआ, 2 H इसके पास आएगा और एक आ जाएगा यहाँ पे OH। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, RCH2OH। अब ध्यान से देखना इसको कि क्योंकि हमें बात करनी है कि हम कौन से अल्कोहल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अल्कोहल भी आपके कार्बन के जो डिग्री होगी उसकी बेसिस पे कई सारे टाइप के थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि किस टाइप के अल्कोहल की आप प्रिपरेशन करते हैं। तो अब यहाँ पे जो एल्डिहाइड है, अब अगर एल्डिहाइड के अंदर मैं ले लेता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनेगा, जब मैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्रिपरेशन करता हूँ तो यहाँ पे R के प्लेस में भी क्या आ जाएगा, H ही आ जाएगा, दैट मीन्स CH3OH। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड है और फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन में LAH मीन्स LiAlH4 इसके साथ करता हूँ तो यहाँ पे एक ही कार्बन होगा और एल्कोहल बनेगा विदाउट डिग्री का, एंड दिस एल्कोहल इज मिथाइल एल्कोहल। इसके बाद अगर हमने एसिटाल्डिहाइड लिया है, एसिटाल्डिहाइड के पास क्या होगा, H नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ और H नेगेटिव अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3CH2OH, ठीक। तो जो एल्डिहाइड होंगे, जब मैं एल्डिहाइड के थ्रू एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता हूँ बाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो उस कंडीशन में जो आपका एल्कोहल बनता है वो होता है आपका 1 डिग्री एल्कोहल। क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल। ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं इधर कार्बन ले रहा हूँ, इधर भी कोई CH3 ले रहा हूँ, तो एल्कोहल बन जाएगा 2 डिग्री। बट उस कंडीशन में जो आपका ये कंपाउंड होगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड ना होगा, क्या बन जाएगा, कीटोन। तो सबसे पहले क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, एल्डिहाइड की, तो अब अगर एल्डिहाइड के पास नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे CH3CH2 CHO लिया है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल्डिहाइड या प्रोपेनेल। तो अगर प्रोपेनेल है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। और ये अल्कोहल भी कौन सा होगा, 1 डिग्री ही होगा। तो जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या है, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड ऑल एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स 1 डिग्री एल्कोहल। जितने भी एल्डिहाइड होंगे एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, उनका रिडक्शन करने के बाद हमें प्राइमरी एल्कोहल मिलता है। ठीक बात, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारा सेकंड है, सेकंड होगा हमारे पास कीटोन। जब मैं कीटोन का रिडक्शन करता हूँ तो कीटोन का रिडक्शन करने के बाद मैकेनिज्म और जो उसका प्रोसेस है रिएक्शन का वो बिल्कुल सेम रहेगा। देखते हैं जी, फ्रॉम कीटोन, कीटोन से देखते हैं कीटोन के अंदर क्या होता है। जब कार्बोनिल ग्रुप आपका दोनों तरफ से कार्बन से अटैच होगा तो उसको बोलते हैं हम कीटोन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, H नेगेटिव वही, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H नेगेटिव प्रोवाइड कराएगा, ये इधर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो ये जो
कीटोन है, कीटोन का जब मैं रिडक्शन करता हूँ तो कीटोन के रिडक्शन से मुझे मिलता है 2 डिग्री अल्कोहल। अब कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर होगा कीटोन सीरीज का वो होता है आपका एसीटोन या प्रोपेनॉन। तो एसीटोन जो है, जब मैं एसीटोन का रिडक्शन करता हूँ LiAlH4 इसके साथ करता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आप रिडक्शन जो है वो LiAlH4 के साथ ही करते हैं, रिडक्शन आप और भी रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे हैं, बट ये जो LiAlH4 है या फिर हम बात करते हैं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड की, ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, हाइड्राइड डोनर H नेगेटिव, यानी कि H नेगेटिव दैट मीन्स हाइड्राइड के थ्रू ये क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करते हैं। तो जी जो CO ग्रुप था ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3HOH। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं क्या नाम होगा इसका, 2 प्रोपेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओल या 2 प्रोपेनॉल। तो ये जो अल्कोहल आपका होगा ये कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है जी। इसके बाद ये तो रहा कीटोन। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड की जो मैकेनिज्म थी वो लगभग सेम मैकेनिज्म होगी, बट इसके बाद जो आपका आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल की प्रिपरेशन किस तरह से होगी, थोड़ा सा मैकेनिज्म में डिफरेंस आएगा, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये मोस्ट ऑक्सीडाइज होता है अल्कोहल से। अल्कोहल का 2 बार ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कोहल का 1 बार ऑक्सीडेशन के बाद हमें मिलता है एल्डिहाइड या कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन से एक ही स्टेप में आपका अल्कोहल बन जाता है, बट जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आपका रिड्यूस होगा एल्डिहाइड के अंदर और फिर उसके बाद रिड्यूस होगा वो कीटोन उसके अल्कोहल के अंदर। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि जो मैकेनिज्म होगी, जो रिएक्शन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो किस तरह से होगी कि जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपका कार्बन के पास अटैक करता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन कैसा था, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक, तो जो हाइड्राइड है जब इसके पास अटैक किया तो पहले यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, और जब ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा यहाँ पे आपका होगा OH, यहाँ पे है H, तो ये वापस आएगा और वापस आने के बाद यहाँ से क्या होगा, OH बाहर निकल जाएगा, और जब OH बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बनता है ये RCOH। मतलब कि पहले जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपका कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर, फिर इसके बाद फिर से जो LiAlH4 है, जो H नेगेटिव है, वो अटैक करेगा इसके पास। ठीक, और जब ये अटैक करेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा O माइनस, इधर H और इधर भी H, फिर हम क्या कर देंगे इसका वर्कअप, H प्लस H2। वर्कअप का मतलब क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बचता है, यानी कि जब वो चार्ज की फॉर्म में होगा तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका वर्कअप करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये RCH2OH। ठीक है, तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो उससे भी हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। बट डिफरेंस ये था कि जब आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो वहाँ से हमें सिंगल स्टेप में अल्कोहल मिल जाएगा, और जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसिटाइल क्लोराइड या फिर एमाइड इन ग्रुप्स का रिडक्शन करते हैं, या फिर एस्टर या एनहाइड्राइड इन ग्रुप्स का जब हम रिडक्शन करते हैं तो उससे हमें 2 स्टेप में अल्कोहल मिलेगा। जिस तरह से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हुआ है उसी तरह से आपका जो रिडक्शन होगा वो हो जाएगा RCOCl, बिल्कुल सेम होगा ऐसे ही, RCOOR बिल्कुल ऐसे ही होगा, RCONH2 बिल्कुल इसी तरह से होगा, RCOOCOR। तो ये जो एसिटिल क्लोराइड है या फिर एस्टर है या एमाइड है या फिर एनहाइड्राइड है, इन सब ग्रुप का जो रिडक्शन होगा वो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिडक्शन की मैकेनिज्म थी इसी तरह से होगा। ठीक है, इन दी एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, अल्कोहल। तो आप किसी भी
फंक्शनल ग्रुप का किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। ठीक है, और एल्कोहल का ध्यान रखना, एल्कोहल भी कौन सा मिलेगा आपको, एल्कोहल आपको मिलेगा प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल क्यों मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल इसीलिए मिलेगा क्योंकि इन सब ग्रुप का जब हम रिडक्शन करते हैं तो ये सारे ग्रुप पहले किस में कन्वर्ट होंगे, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड ऑलवेज कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी एल्कोहल। ठीक, तो जी इसी तरह से यहाँ पर रिएक्शन होगी। इसके बाद एक हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना था, हमारे जो आज की क्लास है उसमें हमारा टॉपिक था इथेनॉल। हमें इथेनॉल बनाना था, तो इथेनॉल हम किससे बना रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएंगे तो उसके लिए हम लेके चलेंगे यहाँ पे इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब मैं LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करता हूँ तो उससे क्या होगा, ये OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। दैट मीन्स पहले आप यहाँ पे बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। इसके बाद जब इसकी रिएक्शन होगी LaH के साथ तो यहाँ मिल जाएगा आपको इथेनॉल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए हमें कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होगा, तो आंसर होगा इथेनोइक एसिड। ठीक, इसी तरह से अब यहाँ पे अगर आपका Cl है यानी कि एसिटिल क्लोराइड है तो यहाँ पे Cl बाहर निकलता है, H आ जाएगा, और फिर LaH के साथ फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका OH ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे OR होगा, यहाँ पे NH2 होगा, तो सब बिल्कुल उसी तरह से रिएक्शन होगी। ठीक है, पहले ये H नेगेटिव आपका इसके पास अटैक करेगा, फिर यहाँ से ये इधर जाएगा और वापस आने के बाद यहाँ से एक बार तो Cl बाहर, अगर OR होगा तो OR बाहर, NH2 होगा तो NH2 बाहर। इस तरह से इसकी मैकेनिज्म होगी। तो ये था जी आपका दूसरा मेथड फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड थे उन सब का रिडक्शन करने के बाद हमें एल्कोहल ही मिलेगा, और एल्कोहल भी कौन सा मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड मेथड की। हाँ जी, हमारा थर्ड मेथड क्या था, थर्ड मेथड था हमारा फ्रॉम इथाइल एसीटेट। ठीक है, तो इथाइल एसीटेट जो होगा वो क्या होता है, CH3COO-C2H5। ठीक है, तो जो ये इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट की रिएक्शन जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करेंगे तो उससे आप इससे पहले वाले मेथड में एल्कोहल बना चुके हैं। बट जो हमारा नेक्स्ट मेथड है इसके अंदर जब मैं इथाइल एसीटेट की रिएक्शन NaOH के साथ करता हूँ तो उस कंडीशन में भी मेरा एल्कोहल मिल जाएगा। और ये जो रिएक्शन थी, इस रिएक्शन को मैं बोलता हूँ, अगर हम एल्कोहल से और एसिड से एस्टर बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम एस्टरिफिकेशन। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो आपका एस्टर है वो एस्टर आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान से देखना इसको, कि जो ये NaOH है इट विल प्रोवाइड OH नेगेटिव एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है उसके पास अटैक करेगा और ये आगे जाएगा। देखना कैसे, CH3CO नेगेटिव, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ O(C2H5). ठीक, इसके बाद क्या होगा कि जो ये Na था, Na पॉजिटिव था तो पॉजिटिव क्या रहेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा इसके बाद कि जो ये O नेगेटिव, O के पास नेगेटिव है, ये वापस आता है और यहाँ से ये O(C2H5) बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें, CH3COOH प्लस C2H5ONA। ठीक, और जब ये C2H5ONA मिला है तो इसका मैं क्या कर दूंगा, वर्कअप।
और जब इसका वर्कअप होगा तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, C2H5OH। यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब हमने पहले वाले मेथड में रिडक्शन किया था तो रिडक्शन से हमें क्या मिला था, रिडक्शन से हमें अल्कोहल वो मिलता था जिसके अंदर आपके जो CO ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन चेन हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे कार्बन आ रहे थे। बट जब मैंने एस्टर के अंदर डी एस्टरिफिकेशन किया है तो उससे क्या हुआ कि मेरा जो एस्टर ग्रुप है वो मेरा एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो गया है, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद उससे मुझे मिला है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। ठीक है ना। और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन आपस में करते हैं तो उससे आपको मिलता है एस्टर, और अगर आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। तो इसका थर्ड मेथड ये भी हो जाएगा कि अगर आपने एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया है तो उससे आपको मिल जाता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है जी। इसके बाद एक और मेथड हो जाएगा, एक और मेथड है इसका, वो क्या होगा, फ्रॉम ईथर्स। फोर्थ है फ्रॉम ईथर्स। और ईथर के अंदर क्या होगा, ईथर की तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। ईथर से अगर आपको अल्कोहल बनाना है उसका डायरेक्ट क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस। ईथर का हाइड्रोलिसिस कर दो, उससे क्या मिल जाएगा हमें, अल्कोहल। बहुत सिंपल सी रिएक्शन होगी कि जो ईथर है, ईथर होता क्या था, ऑक्सीजन जब दोनों तरफ से कार्बन से अटैच होगा, ऑक्सीजन दोनों तरफ से जब कार्बन से अटैच होगा तो उसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस करने के लिए एसिडिक कंडीशन ले लेंगे। एसिडिक कंडीशन जब होगी तो ध्यान देने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है एंड इट विल एक्ट एज अ लुईस बेस। और जब लुईस बेस होगा और एसिडिक मीडियम होगा तो लुईस बेस क्या करेगा, प्रोटोनेशन करता है। क्या करेगा, प्रोटोनेशन, यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक। और फिर उसके बाद क्या होगा, जो H2O मॉलिक्यूल है वो दूसरे CH3 के पास अटैक करेगा। यानी कि पहले मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इसकी डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं। तो जब हमने बात की कि ये लुईस एसिड था और यहाँ पे एसिडिक कंडीशन थी, तो एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, इसका हो गया प्रोटोनेशन और इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो H2O है ये क्या करेगा, ये इसके पास अटैक करेगा और ये यहाँ से OHCH3 ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। दैट मीन्स कि इधर मिल गया आपका CH3OH और प्लस इधर क्या मिला, CH3OH और ये पॉजिटिव। अब जब यहाँ पर ऑक्सीजन का पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो पागल हुआ रखा है पहले ही, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और जिस H ने यहाँ पे आगे रिएक्शन को इनिशिएट किया था वो H यहाँ से आपका बाहर निकल जाएगा और यहाँ से फिर क्या होगा, आपका एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो जब आप एस्टर का जब आप ईथर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ईथर के हाइड्रोलिसिस से भी हमें अल्कोहल मिलते हैं। अब इसके अंदर कंडीशन क्या होगी कि अगर ईथर आपका सिमेट्रिकल है, अगर ईथर आपका सिमेट्रिकल है तो उससे क्या होगा, उससे आपके दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के मिलेंगे और वो भी सेम। ठीक। बट अगर आपका ईथर अनसिमेट्रिकल है तो उससे क्या होता है, उससे आपके मिक्सचर ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूस होंगे। एक बनेगा आपका CH3OH और दूसरा बनेगा आपका C2H5OH। ठीक है जी। तो ये रही ईथर की रिएक्शन। अब इसके बाद इसमें इसका एक मेथड और बचता है जो आपका नॉर्मल मेथड था और वो होगा फ्रॉम एमीन्स। एमीन्स के अंदर क्या हो रहा है जी, एमीन्स से आपको अल्कोहल को एमीन्स को आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम,
C2H5NH2, क्योंकि मुझे इथाइल अल्कोहल की रिक्वायरमेंट थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे इथाइल एमीन ही लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इथाइल एमीन की रिएक्शन HNO2 किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ। तो जब मैं इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करूँगा तो उससे मुझे क्या मिलता है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। और इसके अंदर जब एक बात ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन थी, ये जो HNO2 मुझे मिलता है ये किससे मिलता है, NaNO2 प्लस HCl। ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन वही डाई एजो रिएक्शन का एग्जाम्पल होगी, डाई एजोटाइजेशन। कौन सी, डाई एजोटाइजेशन। और डाई एजोटाइजेशन में क्या होता था, एमीन्स होगा, ये तो एलिफेटिक एमीन है, अगर एरोमेटिक एमीन है तो आपको मिलता था डाइएजोनियम साल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो आपका ये नाइट्रस एसिड है ये NH2 के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका एजोन, एजो ग्रुप बनता है। और जो एजो ग्रुप है एजो इंटरमीडिएट बनेगा जिससे आपकी नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो इन दी एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। मैकेनिज्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसके लिए आपको जो स्टेप है इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अगर आपका एमीन है और एमीन की रिएक्शन आपने की है नाइट्रस एसिड के साथ, तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने पर डायरेक्ट आपको इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। जितने कार्बन आपके एमीन के अंदर होंगे उतने ही कार्बन आपके अल्कोहल के अंदर होंगे। जिस टाइप का मतलब आपका एमीन होगा उस टाइप का आपका लगभग अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। अब इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्केल पे हम अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड हैं। एक है फ्रॉम मोलासेस एंड सेकंड है फ्रॉम स्टार्च, ठीक है। तो बात करते हैं हम कि इंडस्ट्रियल स्केल पे हम अल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम मोलासेस। एक्चुअल में जब हम एक इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रिपरेशन करते हैं अल्कोहल का तो हम उसके लिए हमारे पास दो मेथड का यूज करते हैं। दो कंपाउंड हमारे पास ऐसे होंगे, एक तो है मोलासेस और दूसरा होगा स्टार्च। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मोलासेस है उससे आप कैसे अल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको अल्कोहल का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा तो आप जो ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शन थी उनका यूज नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर जो हमारे प्रोडक्ट की अमाउंट होगी, जो अल्कोहल की अमाउंट होगी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, जिससे और दूसरी बात क्योंकि उनके अंदर वेस्टेज काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम उनके बजाय यहाँ पे जो हमारे ये इंडस्ट्रियल मेथड है इनको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला मेथड जो था वो था हमारा मोलासेस। एक्चुअली मोलासेस है क्या, मोलासेस होता है आपका, मोलासेस एक मिक्सचर है, मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपका 50% केन शुगर होगा, 50% केन शुगर है प्लस ग्लूकोज होगा प्लस फ्रक्टोज होगा, ठीक है। तो ये जो है इनका जो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होगा, जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं मोलासेस। और अब हमें इस मोलासेस से हमें प्रिपेयर करना है किसको, इथाइल अल्कोहल को। तो उसके लिए हम एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब आप मोलासेस से अल्कोहल बना रहे हैं तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप आपका होगा प्रिपरेशन ऑफ वॉश। वॉश क्या है, वॉश है कि एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर अल्कोहल जो है वो बन चुका हो, ठीक है ना। उसके अंदर अल्कोहल की परसेंटेज कम होगी, फिर हम उसको अल्कोहल की परसेंटेज उसके अंदर बढ़ाएंगे और उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन ऑफ वॉश, यानी कि वॉश का जो होता है वो डिस्टिलेशन करते हैं। तो जो हमारा पहला स्टेप था उसमें हम वॉश का प्रिपरेशन करते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, वॉश का डिस्टिलेशन करते हैं, जिससे अल्कोहल की जो परसेंटेज होगी, जो कम अमाउंट होगी वो बढ़ जाएगी। और तीसरा फिर हम करते हैं उसका रेक्टिफिकेशन, यानी कि हमें 100% अल्कोहल यानी कि 100 या 99% अल्कोहल प्राप्त करने के लिए हम उसका करते हैं रेक्टिफिकेशन। तो हमारा जो पहला स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ वॉश, तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ वॉश के लिए हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। और मैंने आपको पूरे प्रोसीजर को इस फिगर के, इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि जो मोलासेस होगा, मोलासेस को हम क्या करते हैं, एक डिस्टिलेशन टैंक होता है, उसके अंदर उसको
रखते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, वाटर का फ्लो करते हैं। जब उसके अंदर वाटर फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, मोलासेस का डिस्टिलेशन होगा, और डिस्टिलेशन के बाद वो जो मोलासेस है, मोलासेस आपका जाएगा फर्मेंटेशन टैंक में, फर्मेंटेशन टैंक। और ये जो फर्मेंटेशन टैंक होगा, इस फर्मेंटेशन टैंक के अंदर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 25 से 30 डिग्री तक, क्योंकि जो भी आपकी एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी, क्योंकि आपको मोलासेस को वॉश में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि यीस्ट की ज़रूरत होती है। और जो यीस्ट है वो आपका एक्टिव होगा कितने टेम्परेचर पे, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही। तो इसलिए हम फर्मेंटेशन टैंक का जो टेम्परेचर है वो हम 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड को इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं, जो यानी कि मोलासेस का जब आपने डिस्टिलेशन किया तो डिस्टिलेशन के बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसके अंदर जो यीस्ट है, अब यीस्ट किसी न किसी टैंक के अंदर होगा, तो यीस्ट को हम इसके अंदर मतलब फ्लो कराएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, जो पूरा प्रोसेस होगा उस पूरे प्रोसेस से CO2 तो आपके बाहर निकल जाएगी, और CO2 के बाद जो आपका उस टैंक के अंदर बचता है वो बचता है वाश। अब ये जो वाश है क्या, वाश आपका होता है जिसके अंदर 10% अल्कोहल होगा। ठीक, तो जी ये था आपका पहला स्टेप। अब इसके अंदर यहाँ पे एक बात और है कि अब जो ये प्रिपरेशन ऑफ वॉश है, इसके अंदर जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन को समझना है। आपको इसकी रिएक्शन बता रहा हूँ किस तरह से रिएक्शन होगी इसकी। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो रिएक्शन होगी, क्योंकि जो मोलासेस था, मोलासेस के अंदर आपका था केन शुगर, और केन शुगर क्या होता है, सुक्रोज, और सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11 सुक्रोज। तो सबसे पहले जो सुक्रोज होता है वो सुक्रोज आपका कौन सा यीस्ट होता है इसके अंदर, इन्वर्टेज। कौन सा, इन्वर्टेज। और इन्वर्टेज ये जो एंजाइम है, ये इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक बात। तो जो ये इन्वर्टेज एंजाइम था, ये सुक्रोज को, दैट मीन्स जो आपका मोलासेस था उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, जाइमेस एंजाइम, ठीक है ना, जाइमेस एंजाइम के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये C2H5OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस आपकी जो CO2 है वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये अल्कोहल बना। अब इस प्रोसेस में जो आपका पहला ही स्टेप था, पहले स्टेप में अल्कोहल तो बना है, बट एक्चुअल में जो अल्कोहल है, जो आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा, उस जिसको हम वॉश बोल रहे हैं, उस वॉश के अंदर केवल आपका 10% अल्कोहल होगा। अब फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, उस वॉश का डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन से क्या होगा, उसके अंदर परसेंटेज ऑफ अल्कोहल बढ़ जाएगा, अल्कोहल की जो परसेंटेज होगी वो बढ़ जाएगी। तो अब बात करते हैं हम सेकंड स्टेप की। तो जो हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पे होगा, सेकंड स्टेप हमारा था डिस्टिलेशन ऑफ वॉश। तो जो वॉश था, वॉश के अंदर जो हमारा 10% अल्कोहल था, उस 10% अल्कोहल को हम, उसका जो अमाउंट है उसको हम, उसकी जो रेशो है उसको हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसका डिस्टिलेशन करते हैं। तो इस डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, उसको हम एक डिस्टिलेशन चैम्बर होता है जिसके अंदर हम उसको लेकर जाते हैं। तो क्या करते हैं उसके बाद, द वॉश इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि जो वॉश हमारा था उसका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। और वो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम करेंगे उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूजिंग स्पेशल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जो स्पेशल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होंगे उसको हम यूज करते हैं। और वो जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफे स्टिल्स। क्या बोलते हैं, कोफे स्टिल्स। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं हम किसका, वॉश का।
और वॉश के जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज करते हैं, और उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को हम क्या बोलते हैं, कॉफे स्टिल्स, कॉफे स्टिल बोलते हैं। और जो ये कॉफे स्टिल होता है, ईच कॉफे स्टिल्स कंसिस्ट ऑफ 2 फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कॉल्ड एनालाइजर एंड रेक्टिफायर। तो जो कॉफे स्टिल होगा उसके अंदर 2 कॉलम होंगे जिनको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम एनालाइजर और एक को बोलते हैं हम रेक्टिफायर। तो इस प्रोसेस के अंदर जो भी हमारा प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस से हमें जो अल्कोहल मिलता है वो हमें मिलता है 90% अल्कोहल, यानी कि 90% इथेनॉल। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करते हैं, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है उसके अंदर करते हैं हम रेक्टिफिकेशन। ठीक है ना, रेक्टिफिकेशन के अंदर क्या होगा कि हम सभी का सेपरेशन करते हैं, यानी कि आपका जो आपका वॉश था, उस वॉश के अंदर कौन कौन से कंपोजिशन होंगे उन सबको हमें सेपरेट करना है। ठीक है ना, उन सबका हमें फ्रैक्शन करना है, अलग अलग उसको डिवाइड करना है। तो हमारा जो रेक्टिफिकेशन होगा, हम बात करते हैं रेक्टिफिकेशन की। तो जो रेक्टिफिकेशन था, जो रेक्टिफिकेशन होगा, रेक्टिफिकेशन के अंदर हम क्या करते थे कि हम करते हैं जो हमारा वॉश था उस वॉश को हम सेपरेट कर देते हैं। अब वो सेपरेट करने के अंदर हमारे पास उसमें 3 फ्रैक्शन हम उसको 3 फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन होगा, जो हमने उसका फर्स्ट कंपार्ट को अलग किया है, तो जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन के अंदर हमें मिलते हैं क्या, लो बॉइलिंग लिक्विड्स। जो लिक्विड जो आपके लो बॉइलिंग होंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होगा, उनकी हम बात करते हैं, वो आपको मिलते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन में। फॉर एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये जो रेक्टिफिकेशन होगा, रेक्टिफिकेशन के अंदर 3 फ्रैक्शन बनते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन के अंदर आपको मिलते हैं लो बॉइलिंग लिक्विड्स, जिनको हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसिटाल्डिहाइड। सेकेंड फ्रैक्शन के अंदर आपको मिलेगा एल्कोहल, और वो जो एल्कोहल की परसेंटेज होगी वो हो जाएगी आपकी 93 से 95%। और जो एल्कोहल हमें सेकंड फ्रैक्शन में मिलता है उसको बोलते हैं हम रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है, और जो आपका थर्ड होगा, यानी कि लास्ट फ्रैक्शन होगा, लास्ट फ्रैक्शन के अंदर हमें मिलता है वाटर एंड फ्यूजल ऑयल्स। ठीक है, तो वाटर मिलेगा और फ्यूजल ऑयल। अब ये जो फ्यूजल ऑयल्स हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके एन प्रोपाइल या एन ब्यूटाइल या फिर एमाइल एल्कोहल जो होंगे उनका मिक्सचर होता है। ठीक है ना, यानी कि जो एल्कोहल के साइड प्रोडक्ट होते हैं वो सब आपको लास्ट उसमें मिल जाएंगे, लास्ट फ्रैक्शन में। तो इस तरह से आप मोलासेस से आप 93 से 95% तक प्योर एल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल मेथड फ्रॉम मोलासेस। अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है हमारा फ्रॉम स्टार्च। तो हम स्टार्च से कैसे प्रिपरेशन करते हैं इथेनॉल की। फ्रॉम स्टार्च, तो स्टार्च के अंदर हम क्या करते हैं, स्टार्च से इथाइल अल्कोहल इथेनॉल बनाने के लिए हम 2 मेथड का यूज करते हैं, यानी कि 2 स्टेप हमारे फॉलो होंगे। पहला स्टेप हमारा होता है सैक्रिफिकेशन और दूसरा स्टेप हमारा होगा अल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये 2 स्टेप जो होंगे, अब इसके अंदर हम पहले बात करते हैं सैक्रिफिकेशन की। सैक्रिफिकेशन क्या होता है? सैक्रिफिकेशन होता है कि जब आप स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सैक्रिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला स्टेप सैक्रिफिकेशन था, सैक्रिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब जो माल्टोज है, माल्टोज भी क्या है आपका, माल्टोज भी आपका डाइसैकेराइड होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सैक्रिफिकेशन करना है। तो सैक्रिफिकेशन करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप मतलब सबसे पहले होता है माल्टिंग, सेकंड होता है मैशिंग और थर्ड होता है हाइड्रोलाइसिस। तो हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि ये माल्टिंग क्या होता है। माल्टिंग होता है कि जो हमारे मॉइस्ट बार्ले सीड्स होते हैं, मॉइस्ट बार्ले सीड्स,
यानी कि जो ये सीड्स होंगे इन सीड्स को हम जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट मतलब जैसे कि हम उनको भिगो कर रख देते हैं, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए रख देंगे। तो पहले हम उसको रख देते हैं अंधेरे में 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और फिर हम उस टेम्परेचर को 60 डिग्री तक इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे जर्मिनेटेड सीड्स होंगे, यानी कि जब हमारे ये बार्ले सीड्स जो जर्मिनेट हो जाएंगे उसको हम बोलते हैं माल्ट, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं माल्ट। अब इसके बाद हम बोलते हैं मैशिंग। दूसरा स्टेप हमारा आएगा इसमें मैशिंग। मैशिंग के अंदर क्या होता है, जो हमारे स्टार्ची फूड होंगे, स्टार्ची फूड लाइक हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, पोटैटो हो जाएगा, राइस हो जाएगा। तो जितने भी ये हमारे स्टार्ची फूड हैं उनको हम मैश कर लेते हैं, क्रश कर लेंगे, और क्रश करने के बाद जो हमें मिक्सचर मिलता है उसको हम बोलते हैं मैश, ठीक है। तो जो हमें ये मैश मिलता है, अब इसके बाद यानी कि मैशिंग के अंदर क्या होता है, मैशिंग के अंदर हम क्रश करते हैं किसको, स्टार्ची फूड लाइक पोटैटो, ठीक है ना, इनको हम क्रश कर लेते हैं, ठीक है। और इनको क्रश करने के बाद जो हमें इनका मिक्सचर मिलता है, जो पेस्ट मिलेगा, उसको हम बोलते हैं मैश, ठीक। अब थर्ड स्टेप हमारा आएगा हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस के अंदर हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस के अंदर जो हमारा माल्ट ये मैश आया है और जो हमारा माल्ट आया है, मैश और माल्ट दोनों को हम मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं इनका हाइड्रोलिसिस। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा जो हमने इनको मिक्स किया है, मिक्स करने से पहले बल्कि हम क्या करते हैं इसमें जो हमारा मैश है, मैश को पहले मैं 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करता हूँ, और गर्म करने के बाद इसके अंदर मैं इसमें मिला दूंगा माल्ट, जो हमारा माल्ट बना था, माल्टिंग एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब जो हमारा मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर को मैं डायस्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ। कौन सा एंजाइम, एंजाइम इंपॉर्टेंट है, डायस्टेस एंजाइम, और फिर वो उसका हाइड्रोलिसिस कर देगा माल्टोज में, ठीक है। तो हम देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी इसकी। C6H10O5, ठीक है, ये आपका स्टार्च है, और ये होता है ओलिगोसैकेराइड। स्टार्च है, ये ओलिगोसैकेराइड होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, N मॉलिक्यूल ले लेंगे किसके, H2O के, ठीक है जी। तो इससे आपका क्या मिलता है, जब हम इस रिएक्शन को हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के अंदर ये रिएक्शन होगी, और यहाँ पे आपका जो एंजाइम होगा वो क्या हो जाएगा, डायस्टेस। सबसे इम्पोर्टेंट ये एंजाइम है, क्योंकि यही एंजाइम है, एंजाइम्स का जो फंक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है, और जो डायस्टेस एंजाइम है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो माल्टोज क्या बनता है आपका, C12H22O11 माल्टोज। तो जी जो ये माल्टोज बना है, ये माल्टोज का लगभग बनना कितना टाइम लगता है, इसको कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप था सैक्रिफिकेशन, तो सैक्रिफिकेशन में हमारा स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए हमने 3 स्टेप फॉलो किए थे। पहला स्टेप हमारा था उसके अंदर, पहला स्टेप क्या था उसके अंदर हमारा, माल्टिंग। दूसरा स्टेप क्या था, मैशिंग। और तीसरा स्टेप हमारा हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस। तो जी ये था हमारा सैक्रिफिकेशन, क्योंकि इस प्रोसेस में हमारा स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एल्कोहल फर्मेंटेशन की। तो एल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होगा, जो हमारा माल्टोज बना था उस माल्टोज को हम कन्वर्ट करते हैं एल्कोहल के अंदर। माल्टोज हमारा क्या होता है, C6H22O11। इसकी रिएक्शन हो जाएगी आपकी कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, माल्टेस एंजाइम होगा। और माल्टेस एंजाइम क्या करेगा, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। माल्टेस एंजाइम क्या करेगा, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज क्या होता है इसका, C6H12O6, ठीक है। तो जो माल्टेस एंजाइम है, सबसे पहले आपका
जो माल्टोज होगा वो माल्टोज आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। फिर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन C6H12O6 एंजाइम कौन सा होगा, जाइमेस एंजाइम। तो जाइमेस एंजाइम क्या करेगा, वही जो आपने पहले वाले उसमें पढ़ा था मोलासिस वाले स्टेप में कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन जब मैं जाइमेस के साथ करता हूँ तो ये इसको कन्वर्ट करता है C2H5OH, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके और प्लस 2 ही मॉलिक्यूल आपके CO2 के मिलेंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस था इसके लिए यानी कि जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगी उनके लिए हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं उनके लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च। हमने 2 मेथड पढ़े, पहला मोलासेस, दूसरा स्टार्च। ठीक है ना, मोलासेस के अंदर हम पढ़ चुके हैं, दूसरा हमारा स्टार्च था। स्टार्च के अंदर हमने पढ़ा 2 स्टेप में होता था ये, पहला हमारा था सैक्रिफिकेशन, दूसरा था हमारा एल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है, सैक्रिफिकेशन में क्या होता है, पहले हम स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं माल्टोज में, और एल्कोहल फर्मेंटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो माल्टोज हमारा बना था माल्टोज को हम कन्वर्ट करते हैं एल्कोहल के अंदर। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है इथेनॉल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन था, या बहुत ज़्यादा हायर स्केल पर जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम इन्हीं 2 मेथड का यूज करते हैं, आइदर स्टार्च और मोलासेस। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल, यानी कि एल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर ही होंगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल के अंदर हम बात करेंगे एल्कोहल डिफरेंट रिएजेंट के साथ मिलकर कौन कौन सी रिएक्शन देगा। ठीक है ना, तो हम ज़्यादा रिएक्शन की बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो लेक्चर है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो हम इसके अंदर जो मेन रिएक्शंस होंगी, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, और आपको जो भी चीज़ आप पढ़ोगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए और आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ, मैं आपको शॉर्ट मेथड से ही बताऊंगा एल्कोहल, यानी कि जो आपका ROH है, बल्कि हम क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे इथेनॉल, तो हम इथेनॉल ही लेकर चलेंगे CH3CH2OH। तो CH3CH2OH यानी कि जो ये OH होता है इसके अंदर एसिडिक नेचर होता है, ध्यान रखने वाली बात है। तो एसिडिक नेचर होगा तो यहाँ से H निकल सकता है। तो जब भी कोई रिएक्टिव मेटल यानी कि एल्कली मेटल के साथ अगर इसकी रिएक्शन हो रही है तो ये हमेशा क्या बनाता है, CH3CH2ONA। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लिया आपका अल्कोहल है और अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी आपके एसिड के साथ हो जाए, CH3COOH या CH3COCl, इन दोनों ही कंडीशन में क्या करेगा, ये एस्टर बनाएगा, यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा। ठीक है, तो इस CH3COOH के साथ क्या बनाता है ये CH3CH2 एक सेकेंड OCOCH3। ठीक है, दूसरा अगर इसके साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से H जाएगा और यहाँ से Cl जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा CH3CH2OCOCH3। एसिड के साथ क्या निकलता है, वाटर, और एसिडिक क्लोराइड के साथ क्या निकलता है, HCl। ठीक, इसके बाद थर्ड रिएक्शन है, अगर इसकी रिएक्शन हो रही है आपकी PCl3 या PCl5 के साथ। PCl3 और PCl5 दोनों की रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट प्रोडक्ट दोनों में सेम ही बनेगा। दोनों के दोनों Cl न्यूक्लियोफाइल को रिलीज करते हैं और Cl क्या करते हैं, यहाँ से OH को रिप्लेस करता है, क्योंकि फॉस्फोरस की टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन को यहाँ से निकालने की। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दोनों ही केस में CH3CH2Cl। ठीक है, इसके अलावा और क्या रिएक्शन हो सकती है,
SOCl2 के साथ हो सकती है। SOCl2 के अंदर भी क्या होगा, Cl माइनस बाहर निकलता है और ये भी आपकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। Cl जो है वो इसके पास अटैक करेगा CH3 CH2 Cl, यानी कि इथाइल। अगर इसकी रिएक्शन हुई है किसके साथ, H2SO4 के साथ। अब ये जो H2SO4 है इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। यहाँ पे आपकी दो कंडीशन जनरेट हो रही हैं। दो कंडीशन क्या, कि अगर टेम्परेचर आपका 160 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। और अगर टेम्परेचर आपका 130 से 140 रुक रहा है तो उस कंडीशन में आपके बन जाएगा ईथर। ईथर यानी कि CH3 CH2O CH2 CH3, और एल्कीन कौन सी बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। H2SO4 के साथ रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, और ये जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन होता है इसके लिए रिएजेंट क्या होता है, I2 प्लस KOH, ठीक है। तो I2 प्लस KOH के साथ जब रिएक्शन होगी इसकी तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, यहाँ बन जाता है CH3, ठीक है, आयोडोफॉर्म बन जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जी आज की जो आपकी पूरी जो क्लास थी उसके अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने इथाइल अल्कोहल के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे वो पढ़े, फिर हमने उसके अंदर पढ़ा उसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने पढ़ा फ्रॉम मोलासेस एंड फ्रॉम स्टार्च। देन हमने डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स, तो उसके अंदर हमने जो मेन रिएक्शंस थी वो हमने डिस्कस कर ली है। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।